नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच तनावों के खतरनाक मोड़ लेने की। साथ ही बात होगी बलूचिस्तान में लगातार विस्फोटक होते हालातों की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका की लगातार छठे दिन ईरान पर बमबारी, बिजली संयंत्र, रेलवे स्टेशन समेत दूसरे बुनियादी ढांचों पर किया प्रहार। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी देशों में बरपाया कहर। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की तैयारी, एंडी बर्नहम बने लेबर पार्टी के नए नेता। सोमवार को कीर स्टारमर दे सकते हैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। बर्नहम जल्द संभाल सकते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट का जिम्मा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 अमेरिकी चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। चीन पर 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराने का दावा चीन ने किया खारिज, कहा दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों में भारी अनिश्चितता और बेचैनी, बिना दस्तावेजों के रह रहे नागरिकों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई। पेशावर के बाहरी इलाके में 200 घरों को किया जमींदोज। जापान में शाही परिवार के उत्तराधिकारी कानून में बदलाव, फिर भी प्रिंसेस आइको नहीं पहन पाएंगी ताज, पुरुष ही बनेगा सम्राट। दूर के रिश्तेदार बच्चों को शाही परिवार ले सकता है गोद। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। लगातार छठे दिन अमेरिकी हमलों में ईरान के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रणनीतिक बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के दावे कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि खाड़ी क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी साफ तौर पर पड़ सकता है। आखिर इस संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होगा और इससे दुनिया कितनी प्रभावित होगी, आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठवें दिन भी हमला जारी रखा। इन हमलों में दक्षिण ईरान का एक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल तबाह हो गए। अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की कमर और भी टूट चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में भी कई हमले किए हैं। वहीं दक्षिणी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट के पास भी धमाके सुने गए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किए हैं। वहीं पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। ये बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है। सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिकी हालातों में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं IRGC ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा ओमान के घनीम क्षेत्र में अमेरिकी एयर कंट्रोल रडार और हॉर्मुज में स्थित एक समुद्री निगरानी रडार को नष्ट करने की भी बात कही गई है। साथ ही कोरिया में भी अल तनफ इलाके में अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया गया है। वहीं कुवैत ने कहा है कि ईरान ने हाल के हमलों में बिजली बनाने और पानी को खारेपन से मुक्त करने वाले एक प्लांट को भी निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने कुवैत में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। फार्स न्यूज के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य या कारोबारी हितों से जुड़े क्षेत्र के 5 प्रमुख पोर्ट्स को निशाना बना सकता है। फार्स न्यूज के मुताबिक चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य या कारोबारी हितों से जुड़े क्षेत्र के 5 प्रमुख पोर्ट्स को निशाना बना सकता है। इसमें यूएई का जेबेल अली पोर्ट, बहरीन का मीना सलमान, कुवैत का शुआइबा पोर्ट, कतर का हमाद पोर्ट और सऊदी अरब का किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट शामिल है। उधर हूती हॉर्मुज में हमला जारी रहने की स्थिति बार बार लाल सागर में व्यापारिक समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दे रहा है। इस बीच आज यमन के दक्षिणी तट पर अदन की खाड़ी में अज्ञात सशस्त्र लोगों द्वारा
रासायनिक टैंकर असाना पर कब्जे की खबर सामने आई है। हालांकि जहाज में झंडे की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसका अगला गंतव्य सोमालिया बताया जा रहा है। अगर जल शोधक संयंत्रों पर हमला बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में हालात और भी खराब हो सकते हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि खाड़ी जो देश हैं उनके लिए कितनी बड़ी संकट की घड़ी अब आन खड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी हमने देखा स्थिति कैसी थी। अमेरिका का लगातार हमला और उसके बाद ईरान का पलटवार, क्या कुछ कहता है, क्या भविष्य नजर आता है? धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है, मेरी सोच विचार से ये अरब देशों के ऊपर पड़ेगा अभी। क्योंकि अमेरिका के ऊपर जो जिस प्रकार से असर ईरान चाहता है वो होने वाला नहीं है। अमेरिकन एसेट्स जो जिनको अटैक कर रहे हैं वो तो सभी इन्हीं जगहों पर हैं, बहरीन में, कुवैत में, ओमान वगैरह में। जी। अब जाके अगर ईरान ने जो बंदरगाह के ऊपर भी अभी हमला अगर शुरू कर दिया है, तो उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर मुझे लगता है फिर फर्क पड़ जाएगा। और ये एक इकोनॉमिक असर पड़ता है अभी। ये मुझे अभी दिख रहा है। हम्म। लेकिन क्या क्या काबिलियत है ईरान की सबको इस प्रकार के या स्पेसिफिक टारगेटिंग करने का, इसमें मुझे अभी तक शक है। बेसिकली जो मेरे अपने ख्याल है, ये लड़ाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम्म। हो सकता है 2-4 दिन और चले, लेकिन एक तरफ से समझौता होने वाला है। और ये समझौता अभी एक चीज पर निर्भर है। ईरान को मानना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो नदियों, वो जो शिप्स जारी है, उनके ऊपर वो हमला ना करे। हम्म। ये एक तरफा डिसीजन लिया था ईरान ने, जो मैं समझता हूँ गलत था। और ईरान को भी इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो अल्टीमेटली अमेरिका को यह थोड़ा सा असर पड़ता है, ईरान को बहुत असर पड़ा है, गल्फ देशों को बहुत असर पड़ा है। बाकी जो देश हैं जो इन्वॉल्व नहीं है, भारत जैसे देश जो जी। ऑयल इंपोर्टिंग देश है, हम्म। हम ये मैं कहना चाहता हूं कि सप्लाई साइड में भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम्म। गैस और ऑयल का। लेकिन कीमतें जरूर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा और ये भी कुछ हद तक भारत कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उस प्रकार का बड़ा असर मुझे नहीं लगता है होने वाला है कीमतों के अलावा। हम्म। जिस प्रकार का सिचुएशन आया था भाई कई देशों में राशनिंग वगैरह का, वो भारत में होने वाला नहीं है। ये कंट्रोल में आ गया क्योंकि सोर्सेज कई अलग अलग जगह से हम इस समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। जी। और ये मुझे लगता है भारत को इस कठिन स्थिति से बाहर निकाल देगा। ऐसे में ध्रुव जी, क्या समुद्र में भी जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ उसका दायरा नजर आ सकता है? और क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो कहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा और किन किन देशों पर सबसे ज्यादा ये प्रभाव डालेगा? देखिए ये बढ़ सकता है, लेकिन मैं पहले भी ये एक चीज कह चुका हूं कई चैनल्स के ऊपर कि हम्म। ये इस युद्ध को लंबा चलाने में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही ये ईरान का इंटरेस्ट है। तो एक तरफ से दोनों अपनी अपनी पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि जीत हमारी है, और हम दूसरे पार्टी को अपने टर्म्स पर टॉक पर लाएंगे। ये दोनों को कुछ हद तक पीछे हटना पड़ेगा। जी। लेकिन इस प्रकार से हटेंगे कि वो अपनी पब्लिक को ये दिखा सकेंगे कि जीत उनकी हुई है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में ये कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। और उसके बाद फिर से फायरिंग बंद हो जाएगी। शांति नहीं आएगी, फायरिंग बंद होगी और टॉक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। हम्म। सबसे ज्यादा जो असर जो मुझे लगता है, ईरान तो खैर बहुत मार खा चुका है, हम्म। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। जी। असर पड़ेगा जिन देशों में शांति है। देखिए अरब इस पर देशों के सबकी ऊपर नजर असर है पड़ेगा। ध्रुव जी कि ईरान का टेक क्या हो सकता है। पहले बातचीत की मेज पर बुलाया गया, उसके बाद जो स्थितियां हुई वो जग जाहिर है, और उसके बाद अब ये एक बार फिर से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं लगातार संकट की, तो ऐसे में ईरान का टेक क्या हो सकता है? किस तरह से पलटवार होगा, या युद्ध अभी आगे और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या इस पर आप कहेंगे, किस तरह से आपको क्या नजर आता है कि भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए ईरान का टेक तो सिंपल है। वो चाहता है कि टोल लगाए हॉर्मूज के ऊपर। हम्म। और उसका कारण ये है कि उसने बहुत नुकसान झेला है अभी तक, तो वो बोलता है मैंने कहीं तो कवर अप करना है। और वो कहता है कि अमेरिका को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार अमेरिका अगर हट जाए और ईरान ने टोल लगाना शुरू कर दिया, तो ईरान बिग बॉस बन जाएगा पूरे अरब देशों के ऊपर। बिल्कुल। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हम्म। तो अरब देशों का इस समय पर अमेरिका के साथ रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो वहां से अमेरिका हट जाता है, तो हम्म। अरब देश जितने भी है वो ईरान के दबाव में आ जाएंगे। तो बढ़ सकता है, जरूर बढ़ सकता है, और ये रेड सी के ऊपर भी जा सकता है, जिसका असर मैं समझता हूँ ज्यादा होगा। हम्म। क्योंकि हॉर्मूज बंद है,
और अगर रेड सी का रास्ता बंद हो गया बाब अल मंदेब से, जहां पर हूती थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, तो जो मेडिटेरेनियन से शिपिंग सुएज कैनाल, रेड सी, बाब अल मंदेब और इंडियन ओशन को आती है, वो फिर रुक जाएगी और उनको केप रूट साउथ अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह, और कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी सप्लाई साइड में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं मानने को, ये मैं कहना चाहता हूँ गौरव जी। जी, तो ऐसे में अमेरिका आखिर चाहता क्या है? मतलब ये सवाल बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और हर दिन के साथ ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पहले बातचीत तक लेकर आए और उसके बाद फिर भी हमले लगातार जारी हैं। तो कहां ये पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आता है, जहां आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति रही तो अभी भी ये हमले लगातार जारी रहेंगे? देखिए, पहले अमेरिका चाहता था कि रिजीम चेंज हो जाएगा और वहां पर फिर मामला खत्म हो जाता है, लेकिन रिजीम चेंज हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने जो जो गोल पोस्ट है वो बदली होते गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हम ले लेंगे, और जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। जी। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो काफी पीछे हो चुका है, अगले कम से कम 10 साल पीछे हो चुका है, हो सकता है इससे भी ज्यादा। लेकिन जी। इनरिच्ड यूरेनियम अभी तक अमेरिका को मिला नहीं है और ना तो मिलने वाला है। अब तीसरी जगह पर अमेरिका ने कहा कि कम से कम हॉर्मुज में शिपिंग फ्री होने चाहिए, फ्री एंड ओपन। जी। अभी पहले से ही फ्री एंड ओपन थी, अभी उस स्टेट पर आ गया अमेरिका कि यहां पर तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये मुझे लगता है अमेरिका इससे पीछे हट नहीं सकता है। वो इसको फ्री एंड ओपन करके ही रहेगा, ना तो उसकी जो इज्जत है, उसकी जो स्टैंडिंग है अरब वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाएगी। जी। तो मुझे लगता है समझौता भी मुझे यहां पर आ जाएगा। अमेरिका न्यूक्लियर इशू के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालेगा, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है दोनों पक्ष मान जाएंगे। अमेरिका भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा और ईरान भी नहीं, और इसके बीच में कुछ कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री एंड ओपन शिपिंग पहले की तरह फिर से शुरू हो जाए। चलिए, देखना होगा कि आगे आने वाला समय कैसा होता है दोनों देशों के लिए और साथ साथ खाड़ी देशों के लिए और उसके अलावा पूरी दुनिया के लिए, कि आखिर ये जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी या जो अभी हम हमले देख रहे हैं वो आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप बने रहिए ध्रुव जी हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलूचिस्तान में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बलूच विद्रोही संगठन BLA ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रहे हमले पाकिस्तानी सेना के सामने गंभीर चुनौती बनते जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में सेना बार बार विद्रोहियों के निशाने पर क्यों आ रही है, और क्या बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का संकेत है? इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी दमन और असंतोष के बीच फंसा बलूचिस्तान, लेकिन विद्रोहियों ने कफन या वतन के नारे के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है। हर गुजरते दिन के साथ बलूच बागियों का हमला पहले से कहीं अधिक भयावह
और खूंखार होता जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का ताज़ा दावा पाकिस्तानी सेना के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। अभी प्रांत के ज़ियारत और दूसरे इलाकों में हुए हमलों में मारे गए सैनिकों का शव ठीक से उनके घर भी नहीं पहुंचा था। अब बीएलए ने मस्तूंग जिले में सेना के काफिले को उड़ाने का दावा कर दिया है। संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। यह हमला गुरुवार को क्वेटा कराची हाईवे पर खदकुचा के पास हुआ। हमले में काफिले, उसकी सुरक्षा टीम और बाद में घटना स्थल पर पहुंची सेना की दूसरी टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। इस हमले को संगठन के फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीएलए का दावा है कि मुठभेड़ अभी जारी है। अभियान खत्म होने के बाद पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले 1 जुलाई को मस्तूंग के दश्त इलाके में सेना की रसद सामग्री ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाया गया। 3 जुलाई को नुश्की मस्तूंग में आईडी हमले हुए। इसके बाद किच, नुश्की और खुजदार में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। इन दावों के आधार पर सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तानी सेना इतनी आसानी से शिकार कैसे बन जाती है। बलूचिस्तान का विशाल और दुर्गम भूभाग सेना के लिए सैनिकों और सैन्य संसाधनों की आवाजाही को बेहद कठिन बना देता है। इस वजह से सेना को मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना कई दिनों तक घात लगाकर बैठे विद्रोहियों के चंगुल में फंस जाती है। विशेषज्ञों की माने तो संसाधनों का अभाव भी पाकिस्तानी सेना की विफलता का बड़ा कारण है। कई बार सैनिकों को बख्तरबंद, माइन रेजिस्टेंट, एम्बुश प्रोटेक्टेड वाहनों के बजाय सामान्य यात्री बसों से ले जाया जाता है। वर्षों से चले आ रहे सैन्य दमन और राजनीतिक असंतोष के कारण स्थानीय बलूच आबादी के एक हिस्से में केंद्र सरकार के प्रति गहरा अविश्वास बताया जाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क खड़ा कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि विद्रोहियों को सेना की रणनीतिक जानकारी पहले ही मिल जाती है। हाल ही में बीएलए ने बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित किया था। प्रांत के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा करते हुए झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। तो क्या बलूचिस्तान एक और बांग्लादेश बनने के करीब है? दोनों के बीच काफी समानताएं दिखाई दे रही हैं। केंद्र और स्थानीय आबादी के बीच लंबे समय से तनाव, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर शिकायतें, सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर असंतोष इस सवाल को बल देते हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, सवाल यह है कि अभी क्या कुछ देखने को मिल सकता है? इतना बड़ा हमला और उसके बाद जो मौजूदा स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि क्या कुछ रहा है। एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि इमोशंस जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो अब और ज्यादा उपद्रवी होते हुए साफ तौर पर इस तरह के हमले करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने अपनाई है, क्या उसी का इसको ये जो फीडबैक के रूप में से दिया जा रहा है, ये जो अटैक है वो? जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, मैं थोड़ी सी गहराई में जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ पिछले 2 महीने की बात करूंगा, एक तो जून महीने की और जुलाई महीने की। और जून महीने में क्या हुआ कि जो उनके जो मेन कम्युनिकेशन हाईवेज है, क्वेटा कराची है एक, क्वेटा तफ्तान है और जो कोस्टल हाईवे है जी, वहां पर बहुत ज्यादा आईडीज, एम्बुशेस किए गए हैं। लेकिन ये थोड़े छोटे स्तर पर थे। अभी जुलाई में क्या फर्क पड़ गया है? जुलाई में देखिए, 7 जुलाई को जब उन्होंने ज़ियारत पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया तो वहां पर 9 पुलिस लोग मारे गए। ये तो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है जो पाकिस्तान की तरफ से हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन कई लोग कैदी हुए पुलिस वाले, और 2 दिन के बाद 18 शव मिले जो कैदी हुए थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसके बाद क्या हुआ, उसी 9 जुलाई को ही, 7 जुलाई को हमला हुआ, 9 मारे गए, 2 दिन के बाद 18 बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया। उसी दिन के ऊपर 9 सेना के कर्मचारी, पाकिस्तान सेना के कर्मचारी भी जो सोल्जर्स थे वो भी मारे गए। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत हैवी कैजुअलिटीज है जी। उसके बाद मंगी डैम के ऊपर उन्होंने हमला किया, 9 आदमी और फिर से मार दिए। पाकिस्तान ने एक अभियान चलाया, उसके बाद उसका नाम है ऑप शबम, और उस ऑपरेशन में उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगाया है इनके ऊपर। और उसके बाद बलूचों ने एक आईसिस के ठिकाने पर एलईटी और आईसिस के लोग मार दिए, तकरीबन 34-35 मिलिटेंट मारे गए। और अब ये जो हमला हुआ है एक कॉन्वॉय के ऊपर, बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अभी मैं इसको ये बताता हूँ एक सैनिक के तौर पर, बलूचिस्तान जो है एक बहुत बड़ा इलाका है
और इस इलाके के ऊपर हर एक जगह पर कोई फौजी रखना बहुत मुश्किल है। हर एक चीज को डिफेंड नहीं कर सकते आप। ये इन जो बीएलए के लोग हैं, इंसर्जेंट्स इनको ये बोलते हैं, इनको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये पाकिस्तान की फौज यहाँ से आ रही है? पब्लिक उनके साथ है। और एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर पब्लिक बीएलए के साथ है तो पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और आगे वाले दिनों में ये बढ़ती ही जाएंगी। बिल्कुल। ये दो इलाकों के ऊपर हमला हो रहा है बीएलए का। एक जो पाकिस्तान की मिलिट्री और पुलिस, और दूसरा जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों के ऊपर ये इनके हमले जारी किए गए हैं और आगे वाले दिनों में मैं देखता हूं ये बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान की आपने ये भी कहा कि उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हमने लिबरेट कर दिया 80% इलाका। टेम्पररी लिबरेट हो सकते हैं उनके, मुझे नहीं लगता इस समय पर बीएलए की काबिलियत है 100% कंट्रोल करना और वहां पर जारी रखना। जी, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है, उनको वापस ले लेगी। लेकिन कहां तक जाएगी पाकिस्तान मिलिट्री? जब तक अगर ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री और उनके पुलिस और खून बहते रहेंगे ये, और ये कैजुअलिटीज का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखिए कई सालों से पाकिस्तान की खबरें भारत में तो बिल्कुल जीरो थी। आई मीन छोटे मोटे उनके हमले होते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखिए ये इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है? ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी स्थिति बढ़ चुकी है और इतना अत्याचार हो रहे हैं बलूचियों के ऊपर कि बिल्कुल। और लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो हाइलाइट्स है वो इसी पर है कि आखिर बलूचों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आखिर किस ओर इशारा कर रहा है और पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में क्या मुसीबत खड़ी होगी या आगे कोई और राह निकलती हुई नजर आ सकती है। इन तमाम पहलुओं पर लगातार जो सुर्खियां हैं वो तो देखने को मिल ही रही हैं और उसके अलावा भी लगातार जो फोकस है पूरी दुनिया का वो भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव सी कटोच जी हमसे जुड़ने के लिए और बारीकी से दोनों विषयों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ छोड़ जाते हैं, तो आप इन खबरों को देखिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक कर रही है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन ने 2020 चुनाव के दौरान 18 राज्यों के करीब 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुराया था और CIA, FBI समेत खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी थी। वहीं चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका के दावे पूरी तरह से मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहैम को नया नेता चुन लिया है। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर और किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर बर्नहैम ने कहा कि वह देश की सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो लोक लुभावन पार्टी रिफॉर्म यूके के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देंगे और उन लोगों तक उम्मीद पहुंचाएंगे जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। बर्नहैम सोमवार को कीर स्टारमर की जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। रूस ने गुरुवार देर रात यूक्रेन के ब्लैक सी स्थित ओडेसा और चेर्नोमोर्स्क बंदरगाहों पर हमला किया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर ने दावा किया है कि शुक्रवार को यूक्रेनी ड्रोन्स ने ब्लैक सी में रूस के 12 जहाजों को निशाना बनाया। इनमें 9 ड्राई कार्गो जहाज, 1 टैंकर, 1 गैस टैंकर और 1 टग बोट शामिल है। यूक्रेन के अनुसार इस महीने अजोव सागर और ब्लैक सी में ड्रोन हमलों का शिकार हुए रूसी जहाजों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है। जापान की संसद ने शुक्रवार को शाही उत्तराधिकार कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत शाही परिवार में 15 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष दूर के रिश्तेदारों को गोद लेने की अनुमति है। साथ ही आम नागरिक से विवाह करने वाली शाही परिवार की महिलाएं अब अपना शाही दर्जा भी बनाए रख सकेंगी। हालांकि महिलाओं के सम्राट नहीं बनने के कानून को बरकरार रखा गया है।
युगांडा के कपचोरवा जिले में स्कूली बच्चों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 20 छात्रों सहित एक वयस्क की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार राजधानी कंपाला के किंग डेविड जूनियर स्कूल की बस सिपी फॉल्स की स्कूल ट्रिप से लौट रही थी, तभी चालक का बस से नियंत्रण खो गया। पुलिस ने बताया कि अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर एक बड़े पत्थर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में एक पुरुष और 20 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 वयस्कों समेत कई बच्चे घायल हो गए। स्पेन के उत्तरी अरागोन क्षेत्र के ओरेस म्यूनिसिपैलिटी में लगी भीषण जंगल की आग ने 7,600 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र को तबाह कर दिया है। आग के खतरे को देखते हुए करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फायर फाइटर्स और सेना की इमरजेंसी यूनिट बुधवार से आग बुझाने में जुटी है। अरागोन सरकार ने स्थिति को देखते हुए लेवल 2 आपातकाल घोषित किया है। भीषण गर्मी और सूखे मौसम के बीच स्पेन के कई इलाकों में जंगल की आग की घटनाएं बढ़ रही हैं।